बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। और इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में जो हम बात करेंगे, देखें जब आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे होते हैं तो हम उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही देख रहे होते हैं। तो फंजाई के फ़ायदे और हम आज पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इंशाल्लाह। जो उसके नुकसानात हैं फंजाई की वजह से, जो हमें लॉसेस होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो हम अगली क्लासेस में जाके अगले जो लेक्चर है उसमें जाके पढ़ेंगे। तो अभी हमने बात करनी है दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में दो इम्पॉर्टेंट बातें। सबसे पहली हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल मीन इन्वायरमेंट को फंजाई की वजह से कितना फ़ायदा कितना नुकसान होता है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप गौर करें तो अगर फंजाई ना होना तो आप ये क्योंकि फंजाई आर डीकम्पोजर्स, तो आप लिखेंगे कि व्हाट आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन दी बॉडीज, द डेड बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑफ द डेड प्लांट्स और एनिमल्स। क्योंकि ये सेप्रोबिक बैक्टीरिया, सेप्रोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। फंजाई भी ऐसे करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि ये उनके साथ मिल के डीकम्पोजिशन करते हैं, एंड डीकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। हाँ, ऑर्गेनिक मटेरियल ना भी, आप इनऑर्गेनिक आयंस की भी बात कर सकते हैं, आप मेटल्स की भी बात कर सकते हैं, आप गैसेस की भी, हर चीज़, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर वो चीज़ जो जिंदा चीज़ों का बायो एलिमेंट जो है, जो जिंदा चीज़ों का मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होते हैं, हर उस चीज़ को हम कहेंगे कि जी जो फंजाई है वो रिसाइकल करते हैं। देखें अब एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कानून बकाए मादा। इसमें ये होता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसमें अगर आप गौर करें तो सारी जिंदा चीज़ें अगर बायो एलिमेंट्स की बन गई और कोई जिंदा चीज़ मरे ही ना, और अगर मर जाए तो वो डीकम्पोज ना हो, वो ख़त्म ना हो, ख़त्म होगी तभी तो उसके जितने उसके अंदर जो मेटल्स, जितने उसके अंदर बायो एलिमेंट्स हैं, वो सारे इन्वायरमेंट को वापस जाएंगे और उस इन्वायरमेंट के उन्हीं सारे बायो एलिमेंट से दोबारा प्लांट्स बनेंगे और उन प्लांट्स को दोबारा खाते हैं एनिमल्स, तो एनिमल्स बढ़ेंगे। तो अगर ये ना हो तो इन्वायरमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक डेड, यानी पूरी की पूरी दुनिया डेड बॉडीज़ का एक ढेर बन जाए और फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाए। लिविंग थिंग्स के वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर फंजाई बैक्टीरिया, अल्लाह ताला ने फिर कोई और निज़ाम बना देंगे। लेकिन अगर करंट निज़ाम के तहत क्या है कि फंजाई और बैक्टीरिया के बगैर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती। पिछले दिनों पाकिस्तान में तो एक ऐसी फंगस भी डिस्कवर हुए हैं जो कि तोड़ देती है, जो प्लास्टिक है इसको भी डीकम्पोज कर सकती है। वो वाला प्लास्टिक इवन जो आमतौर पे 50-50 साल तक, 100 साल तक डीकम्पोज नहीं होता, तो वो तो फंजाई कैन डीकम्पोज द थिंग्स, सो दैट इज़ वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन रिसाइकलिंग द मटेरियल। आप ये सोचें कि अगर ये रिसाइकलिंग ना होती हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ज़िंदगी का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो यानी रिसाइकलिंग के बाद आप देखें कि जो ये लाइकन्स भी बनाते हैं, तो लाइकन्स, फिर माइकोराइजी अभी हम बात करते हैं। लाइकन्स जो है, आपको एक इस बात का पता होना चाहिए कि ये फंजाई प्लस एल्गी। तो मैंने आपको एक बार कही थी कि लाइकन्स उन जगहों पे उगते हैं। लाइकन्स का फ़ायदा ये है कि दे ग्रो ऑन रॉक्स, ठीक है, बिल्कुल चट्टानों के ऊपर जहाँ ज़िंदगी का नामो निशान भी नहीं होता, वहाँ पे सबसे पहले लाइकन्स ग्रो होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लाइकन्स की स्टेजेस आती हैं, क्रिस्टोज, हम कहेंगे फ्रूटिकोज, क्रिस्टोज, और फिर फोलियोज लाइकन स्टेज। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्लांटेशन उगना शुरू होती है। फिर प्लांट्स जब उगते हैं तो वो एक चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता पत्थरीली चट्टानें जो हैं वो मिट्टी में कन्वर्ट होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एक वहाँ पे ज़िंदगी के आसार आने शुरू हो जाते हैं। अगर लाइकन्स सबसे पहले पायनियर्स हैं जो वहाँ जाके डेवलपमेंट करते हैं। अगर लाइकन्स ना हो तो वहाँ पथरीली चट्टानों के ऊपर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये है जी लाइकन्स। तो अगर हम बात करें तो सबसे, यानी इसका मतलब ये है, इस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे कोई ज़िंदगी ना हो, वहाँ पे जब दोबारा ज़िंदगी उगे, या जहाँ पे पहले ज़िंदगी थी टोटली इकोसिस्टम 100% डिस्ट्रॉय हो गया थे, बंजर बिल्कुल फारिग हो गया,
वहाँ पे लाइकन जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को जनरेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ व्हाट वी से सक्सेशन, बायोलॉजिकल सक्सेशन। तो इसका मतलब ये है कि फंजाई बायोलॉजिकल सक्सेशन में भी रोल प्ले करते हैं। कैसे कि फंजाई एल्गी के साथ मिल के लाइकन्स बनाते हैं और वो लाइकन्स ऐसी ऐसी जगह पे जाके ग्रो करते हैं जहाँ ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी पॉसिबल होना शुरू हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइकन्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो ये बायो इंडिकेटर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। बायो इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन। तो जब कभी कहीं पे खराबी आती है, लाइक हवा के अंदर पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा बढ़ती है, तो लाइकन्स या तो उनका कलर बदल जाता है या वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिकदार कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा इंडेक्स है कि इतनी इस वक्त पोल्यूशन है इस जगह पे, इस इलाके में। तो इसको हम कहते हैं बायो इंडिकेटर्स, यानी लाइकन्स एक्ट एज बायो इंडिकेटर्स। उसके बाद अगर आप गौर करें तो देखें, अगर माइकोराइजी जो है, आपको ये बात पता है कि माइकोराइजी फंजाई प्लस वास्कुलर प्लांट्स, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी जड़ों के साथ फंजाई को, जिसको आपने एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा का नाम दिया था, माइकोराइजी बना देते हैं और वो दूर दराज से फंगस जो है वो उनको पानी इकट्ठा कर करके ला देती है और बदले में वो उसको फूड देते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। लेकिन अगर ऐसा ना हो बेटा, फ़र्ज़ किया ये वाले सारे के साथ, तो प्लांट्स की ग्रोथ, प्लांट्स को पानी और मिनरल्स और सॉल्ट्स कम मिलेंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो जब प्लांट्स ग्रोथ कम होगी तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लांट छोटे रहेंगे तो हवा की सफाई कौन करेगा, या उतनी फूड की भी शॉर्टेज हो जाएगी। प्लांट्स के और जितने फ़ायदे हैं वो सारे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो माइकोराइजा अगर ना हो, फंजाई इतना ज़्यादा, और आप खुद गौर करें कि 95% ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स जो हैं वो माइकोराइजी बनाते हैं, क्योंकि इसके बगैर उनका कोई गुजारा नहीं होता। तो इसको हम कह देते हैं जी, ये है फंजाई। इसके अलावा आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ फंजाई जो है वो बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब बेटा ये होता है कि फंजाई जो है वो तोड़ते हैं चीज़ों को, मटेरियल्स को, यानी जो कचरा होता है, जो ख़राब चीज़ें होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको डिकम्पोज करने के लिए, उस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए भी फंजाई इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम, और इसी तरह इवन बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए भी फंजाई इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन, यानी डिस्ट्रक्शन, द डिग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट वेस्ट मटीरियल बाय द फंजाई। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो आपको समझ आ गई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कमर्शियल इम्पोर्टेंस में हमने आज सिर्फ जो बात करनी है वो है फंजाई की वजह से जो इकोनॉमिक गेन्स हैं, यानी जो फ़ायदे हैं फंजाई के, वो हमें पता होने चाहिए। तो फंजाई के फ़ायदों की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा तो फंजाई का है, दे आर एडिबल। सारे नहीं है ना। मसलन अगर आप गौर करें तो एगारिकस स्पीशीज़ जो हैं, राइजोपस, ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें तो मोरल्स, ठीक है, और इसी तरह अगर आप बात करें RRELS, ठीक है, और ट्रफल्स, ठीक है, इसी तरह मशरूम्स, ये वो सारी फंजाई हैं जिनको बाकायदा खाया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी होते हैं, वो गोश्त नहीं खाते, तो वो उसकी सारी की सारी ज़रूरियात को फंजाई से पूरा करते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी फंजाई ऐसी इवन वो बहुत अच्छी डिशेस उनकी बनती हैं, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल, जो अगर आप बिल्कुल ख्याल रखना है, टोडस्टोल्स, इनको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कहें एमानीटा, इसको डेथ एंजल कहते हैं, इसकी एक कैप खाने से बंदा फुड़क सकता है। इस तरह और बहुत सारी हैं। तो ये वो फंजाई हैं जो कि पॉइजनस हैं, जो जहरीली हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी फंजाई के फ़ायदे तो हैं ना, कि दे आर एडिबल, दे कैन बी यूज्ड एज अ फूड, और हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। इस तरह अगर आप बात करें तो फूड इंडस्ट्री जो है, यानी फूड इंडस्ट्री का मतलब ये है कि बहुत सारी फंजाई जो हैं
वो उनमें से ख़ास तौर पे जो यीस्ट है, यीस्ट जो है इनकी फर्ज किया, ये एक यीस्ट है जिसको हम कहते हैं सैकरोमाइसिस सर्विशियाई। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इस तरह से है, ये फंगस है, एक यीस्ट है जो कि बहुत फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आप ये देखें कि फर्मेंटेशन, चूँकि फर्मेंटर की एबिलिटी इनमें होती है फर्मेंटेशन की, तो ये बहुत सारे फर्मेंटर टेक्नोलॉजी जितनी है जिसमें फूड को प्रोसेस किया जाता है, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं समटाइम, लेकिन वो वैक्सीन्स तो इस तरीके से नहीं बनती, फूड को प्रोसेस किया जाता है। आप वो गौर करें तो वो जो सिंगल सेल प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, वो सारा भी, यानी ये सारे का सारा फर्मेंटेशन एबिलिटीज़ के ऊपर है कि फंजाई फर्मेंट करते हैं चीज़ों को। इवन जो अगर आपने दही में तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इवन दही के मुख्तलिफ फ्लेवर्स में यीस्ट इस्तेमाल हो सकती है। सम टाइम अगर आप बात करें तो जो ये आटे को खमीर लगाते हैं उसमें भी यीस्ट इस्तेमाल होता है। तो आप कभी वो ये इसकी ब्रेड जो है वो अब पिज़्ज़े की ब्रेड जो बनती है उसमें भी आटे को खमीर लगाते हैं। इस तरह बेकरी प्रोडक्ट्स में जो केक्स बनते हैं, ये सारे के अंदर आटे को यीस्ट का लगाया, यीस्ट उसको फर्मेंट करता है और फर्मेंटेशन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं। साथ साथ फर्मेंटेशन से अल्कोहल भी बन सकती है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब उड़ती है, जब वो यीस्ट को बेक करते हैं, जब वो आटे को, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ती है तो वो फ्लफी सा हो जाता है, एक तरह फूल सा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रही होती है, उसमें सुराख भी बन जाते हैं। तो ये है, हम अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ये यीस्ट की कैपेबिलिटीज़ है जो कि फूड को फर्मेंट करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर आप बात करें तो मुख्तलिफ फंजाई, मसलन ये जो यीस्ट की बात कर ली मैंने फूड इंडस्ट्री में, अगर आप पेनिसिलियम की बात करें तो ये जो पेनिसिलियम की मुख्तलिफ स्पीशीज, सारी तो नहीं, कुछ एंटीबायोटिक्स भी इनसे बनती है। पेनिसिलियम, ये ड्यूटेरोमाइकोट्स हैं, इनकी कुछ स्पीशीज जो हैं वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर और इवन खुशबू यानी अरोमा, तो ये देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं फूड को मुख्तलिफ कलर देने के लिए, फूड को मुख्तलिफ उसको खुशबू देने के लिए भी फंजाई से मुख्तलिफ मटीरियल्स लिए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप गौर करें तो एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें फॉर्मिक एसिड की, ठीक है। इसी तरह एक्रेलिक एसिड की, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें एक्रेलिक एसिड के अलावा तो प्लास्टिक्स बनाने की और मुख्तलिफ चीज़ें, तो वो जो है वो एस्परजिलस, ये एक फंगस है। एस्परजिलस से इवन सोया सॉस भी बनती है, ठीक है। तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ जो फूड की इंडस्ट्री के हवाले से है, ये फंजाई से हासिल होता है। ये फंजाई फूड इंडस्ट्री में इतनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई की, तो तीसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खाने के बाद और फूड इंडस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स, या अगर आप सिंपल ड्रग्स का लफ्ज़ लिख लें, दवाइयाँ, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक्स से मुराद फ़र्ज़ किया आप दुनिया की जो बेटा पहली जो पेनिसिलिन, जो पहली एंटीबायोटिक्स थी जिसने बहुत सारे इंसानों की जान बचाई अल्लाह के हुक्म से, वो पेनिसिलिन एक्सीडेंटली फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये पेनिसिलियम एक फंगस थी, पेनिसिलियम नोटेटम, उससे ली थी। और आज भी पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ली जाती है, यानी फंगस से ली जाती है पेनिसिलिन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, आज भी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, और फिर इसको चेंज कर करके, इसको मॉडिफाई करके इससे और भी एंटीबायोटिक्स बनाई जा चुकी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बहुत सारी और एंटीबायोटिक्स हैं, जिस तरह साइक्लोस्पोरिन्स हैं, और इसी तरह कुछ और दवाइयाँ हैं। कुछ इनमें से ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं जब किसी बंदे को किडनी लगाते हैं ना, तो बंदे का डिफेंस सिस्टम जो बॉडी का है ना, वो उस किडनी पे अटैक कर देता है। तो वो जो किडनी पे अटैक करता है, इसको कहते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। वो किडनी काम करने, इसके लिए क्या किया जाता है कि जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम, उसको कमज़ोर किया जाता है इंटेंशनली, जानबूझ के। बंदे को ज़रा अच्छी इन्वायरमेंट में रख के उसको जानबूझ के कमज़ोर किया जाता है ताकि इसके ट्रांसप्लांट को कोई मसला ना हो और इसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाए। तो इस मकसद के लिए मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और वो भी फंगस से ली जाती हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया साइक्लोस्पोरिन्स। इसी तरह ग्लाइसोफुल्विन, ये खुद
फंजाई से ली जाती है और ये एंटी फंगल है, ठीक है। तो ये बेटा कुछ एंटीबायोटिक जो फंजाई कुछ दवाइयाँ हैं जो फंजाई से ली जाती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बात करें अगले पॉइंट की तो वो है कि फंजाई से क्या क्या लिया जा सकता है। डाइज, आर्टिफिशियल डाइज से मुराद है कलर्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या मुख्तलिफ पेंट इंडस्ट्री में मुख्तलिफ ऐसे कलर्स हैं जो नेचुरली फंजाई के अंदर हैं और फंजाई को ग्रो करा के उनसे वो वाले कलर्स भी लिए जाते हैं। इस तरह इसके बाद आखिरी बात जो है वो है रिसर्च। तो देखें बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा रिसर्च बैक्टीरिया और फंजाई पे की गई है और ये जो ख़ास तौर पे ये सैक्रोमाइसिस सर्विशियाई है ये पहला ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया या जिसका जेनेटिक मटेरियल को जिसके पूरे के पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई कि इसके अंदर क्या क्या है और कौन कौन से जीन्स हैं और वो सारा कुछ। तो रिसर्च के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और सबसे पहला ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म यानी जिसके अंदर फॉरेन जीन लगाया जाए वो भी यीस्ट ही था। तो ये आपको समझ आ गई कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है फंजाई विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, बड़ी आराम से इनको ग्रो कराया जा सकता है और बड़ी आराम से इन पर तजर्बात किए जा सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा ये वाला लेक्चर द इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। और अगले ये इंपॉर्टेंस का पार्ट ही है गेन्स भी और ये भी, लेकिन अगले में हम लॉसेस पढ़ेंगे और वो भी इंपॉर्टेंस का पार्ट होंगे क्योंकि किसी चीज़ की वजह से जो फ़ायदा होता है वो तो होता ही होता है, जो नुकसान होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।